तुम्हारी बाबरी मस्जिद शहीद कांग्रेस ने करवाई। आप जितने दंगे हैं कांग्रेस ने करवाए। केजरीवाल कहता है हमारा मॉडल तो दुनिया देख रही है, हमने एजुकेशन मॉडल दुरुस्त करा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका मेज़बान नवी अहमद और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं देश की बड़ी तेज़ तर्रार महिला ऐमन रिजवी। आज़ाद समाज पार्टी ने इनको चांदनी चौक से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। शुक्रिया मेरे भाई जी। और मैं ऐमन रिजवी चांदनी चौक से लोकसभा प्रत्याशी हूँ। बैलेट नंबर 18 और हमारा चुनाव चिन्ह केतली है। सबसे पहले तो मैं चंद्रशेखर भैया को, उनकी पार्टी को और उनकी संगठन भीम आर्मी को और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष साहब को, सबको, तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन लोगों ने मेरे पे यकीन बनाया और मुझे इस लायक समझा कि मैं इस इलाके में, जहाँ पर मुस्लिम आबादी 40% और दलित आबादी 35% है, कि मैं इस इलाके में उन लोगों की आवाज़ बनकर आई हूँ कि जो लोग अपनी आवाज़ तो उठाना चाहते हैं, अपने मुद्दे तो बताना चाहते हैं, लेकिन वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता। तो आपको मैंने देखा है कि CA NRC में बड़ी मुखर अंदाज में आप उभर के आपका चेहरा सामने आया, तो क्या आपने उसी तैयारी में थे आप चुनाव की पहले से? नहीं। देखिए, जब आप किसी भी मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं, कुछ करते हैं, जब लंबा सफ़र हो जाता है तो आपकी दुश्मनियाँ बढ़ती चली जाती हैं। NRC हो या 3 तलाक हो या आप ये देखिए हिजाब प्रोटेस्ट हो या हल्द्वानी वाला मैटर हो, मेवात की जितनी मॉब लिंचिंग हो, दिल्ली में गुड़िया वाला मैटर हो, निर्भया वाला कांड हो या क्या नाम मनीषा वाल्मीकि वाला कांड हो, कोई भी मूवमेंट ऐसा रहा तो मैंने उस पर आवाज़ भी उठाई और मैं वहाँ तक पहुँची। लेकिन इन 10 सालों में दुश्मनियाँ इतनी बढ़ गई, लोग इतने उम्मीदें भी लगाने लग गए। जो गरीब तबका था, जिनकी मैं लगातार आवाज़ उठा रही, चाहे वो दलित थे, चाहे वो आदिवासी थे, चाहे वो हिंदू समाज के लोग थे, चाहे वो मुस्लिम समाज के वो लोग थे, अब उनको ये लगता था कि अगर ऐमन रिजवी की आवाज़ इतनी है और ऐमन रिजवी को दुनिया पहचान रही है, तो ऐमन रिजवी इतनी कैपेबल है कि हम उससे अगर कोई भी मदद मांगेंगे वो देगी। तो जब हम इस तरह इस प्लेटफॉर्म पे चल रहे होते तो हमें अपने वजूद को ज़िंदा रखने के लिए कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी पड़ती है, ताकि एक तो हमारी सिक्योरिटी है और हम अपने उन मुद्दों को जो हम सड़क पे चीख के उठा रहे हैं उनको संसद तक लेकर जाएं। क्योंकि सड़क पर चीखने से बेशक आपको एंटायर दुनिया जान सकती है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे वो पहचान दी कि शायद जो लाखों करोड़ों खर्च करके लोगों को नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का हर मुसलमान, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, किसान हो, जवान हो, मुझे जानता है कि हाँ, हिंदुस्तान में कोई है ऐमन रिजवी जो बेखौफ होकर आवाज़ रखती है और सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल करती है और उनकी रूह को झंझोड़ती है। तो इस वाली बात पे जब हम इलेक्शन फ़ाइट करने के लिए, हमने एक तरह से कहिए कि लोगों ने हमसे कहा कि हमें इलेक्शन फ़ाइट करना चाहिए, तो एक नेशनल दस्तक में शंभू जी हैं, शंभू जी ने मुझे कॉल करके कहा कि ऐमन, आपको चंद्रशेखर से बात करनी चाहिए और चंद्रशेखर की पार्टी को कैंडिडेट की तलाश है और आप बात करिए। और मैंने जैसे कॉल करी तो मेरा फ़ौरन 4 तारीख में मेरा टिकट हुआ है और 5 में संडे था और 6 तारीख को मेरा बहुत इजीली नॉमिनेशन हुआ। तो ये गॉड गिफ्ट ही थे। लोगों के नॉमिनेशन बार बार कैंसिल हो रहे थे। मैं कभी इस लाइन में नहीं थी, कोई इतना मामला नहीं था, ना मुझे फॉर्म भरना आता था, तो लेकिन ये था कि शायद ऊपर वाला भी ये चाहता था। और दूसरी बात, जैसे गठबंधन की सरकारें बनी, आप देखिए कि केजरीवाल से हिंदुस्तान का सारा मुसलमान नाराज़ था, केजरीवाल से दिल्ली का सारा मुसलमान नाराज़ था। केजरीवाल वो जिसने दिल्ली दंगों को एक तरह से प्लान करा, केजरीवाल वो जिसने हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मरकज़ निज़ामुद्दीन इसको कोरोना बम बताकर बताया, और जब वो डेटे देता था तो कहता था कि कोरोना के जो बम है ये इतने हैं, पेशेंट इतने, और मरकज़ निज़ामुद्दीन के इतने हैं। तो आज मरकज़ निज़ामुद्दीन जो अपने एक तरह से शख्सियत की, अपने किरदार की लड़ाई लड़ रहा है, इतनी जमातें नहीं आती जितनी पहले आती थी, उसका जिम्मेदार केजरीवाल है। अभी 4 महीने पहले जाइए, दिल्ली की बड़े कदीम मज़ारों को केजरीवाल ने शहीद करा, दिल्ली के मदरसों पे इसने बुलडोज़र चलवाया। आप देखिए मेहरौली के तमाम वो कब्रिस्तान जो हजार साल पुराने थे उन पे बुलडोज़र चलवाया। तब तो कांग्रेस बड़ा उसके गुर्दे छिलते थे और केजरीवाल तू चोर है, केजरीवाल तू शराब बांट रहा है। केजरीवाल एक ऐसा आदमी है जिसने एक घर में 2 को बेवड़ा बनाया। पहले शराब जो था वो बाप पीता था, इन्होंने कहा एक के साथ एक फ्री। अब बाप तो पैसे से खरीद के शराब लाता था, बेटा फ्री में बेवड़ा बन गया, एक के साथ एक फ्री करा। तो अब जब कांग्रेस ने कहा कि हम तुम्हारे साथ गठबंधन करेंगे, तो जो कांग्रेस उसको मुंह भर के कोसती थी, अब किस तरह केजरीवाल की पार्टी खलीफा हो गई। सारे मुसलमान भी कह रहे हैं कि हाँ हम झाड़ू वाले हो गए। लेकिन मुसलमान मेरा इतना भोला भाला है, वो ये नहीं समझ रहा कि पंजाब में तो केजरीवाल ने तुम्हारे साथ एक तरह से गठबंधन नहीं करा। पंजाब में कांग्रेस कहेगी केजरीवाल चोर है और केजरीवाल कहेगा ये राहुल चोर है, बाहर का प्रोडक्ट है। तो भोली भाली जनता को समझना चाहिए। और दूसरी बात, जब नीतीश कुमार ने एक तरह से आबादी के लिहाज से, कास्ट के लिहाज से जनगणना करी,
उसके लिहाज से चांदनी चौक में 40% मुसलमान है, 35% दलित है। तो क्या पूरे चांदनी चौक में इनको एक भी मुसलमान ऐसा योग्य मुसलमान नहीं लगा जो यहाँ का टिकट का दावेदार होता? पूरे दिल्ली में जहाँ 1.5 से 2 करोड़ की आबादी है, इस कांग्रेस पार्टी को, इस आम आदमी पार्टी को एक भी महिला पढ़ी लिखी नजर नहीं आई, जबकि दिल्ली में, हिंदुस्तान की उस राजधानी में सबसे सक्षम महिलाएं रहती हैं, सबसे काबिल महिलाएं रहती हैं। ना तो आम आदमी पार्टी ने किसी महिला को दिया, ना कांग्रेस ने किसी महिला को दिया। यहाँ पर टिकट दिया तो किसको दिया? खंडेलवाल। चलिए, बीजेपी ने खंडेलवाल को दिया, इन्होंने दिया अग्रवाल को। अग्रवाल का तो कोई वोट नहीं है। मैं अपनी कम्युनिटी से अपना वोट लेने आई हूँ और इस बिहाफ पर लेने आई हूँ कि 10 साल से आपकी लड़ाई मैं लड़ रही हूँ, आपकी लड़ाई मैं लड़ रही हूँ। और ये अग्रवाल साहब वही हैं जब 92 में यहाँ के MP थे तो इन्होंने यहाँ पर असला बांटा था, वो गाड़ी पकड़ी गई थी और इनको किरण बेदी ने पकड़ा था। मुसलमानों को काटने के लिए स्टीम गाड़ी में इनके असला था, तीर त्रिशूल तलवार थे। तो मुसलमानों, मैंने तो ये सुना था, हजरत अली का कौल है कि मुसलमान एक होल से दोबारा नहीं डसा जाता, तुम फिर दोबारा डसे जाओगे। मतलब ये एक्सपायरी बुढ़े कब तक चलते रहेंगे, खोटे सिक्के कब तक चलते रहेंगे? कांग्रेस में कोई युवा नजर नहीं आता। राहुल गांधी 60 का भी युवा है, या अग्रवाल साहब इतने बुढ़े होके भी युवा हैं। तो जो युवा हैं वो झंडे और डंडे ढोते ढोते बुढ़े हो जाएंगे और जब तीर कमान से निकल जाएगा फिर कौन सा हाय मोदी फिर आ गया। तो मोदी जी, अगर इनकी सरकार आ रही है तो तुम्हारी बेवकूफ़ी से आ रही हो, तुम तायुन तो करते नहीं हो। भाई, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह मजहब की राजनीति करी, जिस तरह तीर त्रिशूल तलवार मंदिर मस्जिद गाय गोबर करी, तो क्या तुम अब भी नहीं समझोगे कि तुम्हें तुम्हारा वोट कहाँ डालना है? आज मुसलमान कह रहे हैं हम तो कांग्रेस की कोख से पैदा हुए हैं। तमाम चांदनी चौक के जो मुसलमान जो झंडा डंडा ढो रहे हैं वो कह रहे नहीं भाई, हम तो मुसलमानों के, हम तो कांग्रेस की कोख से पैदा हुए। हिकमत अमली पे हम अग्रवाल को वोट देंगे। कौन सी हिकमत अमली? तुम्हारी बाबरी मस्जिद शहीद कांग्रेस ने करवाई, आप जितने दंगे हैं कांग्रेस ने करवाए। कांग्रेस का सांसद गुलबर्गा सोसाइटी में मार दिया जाता, जकिया जाफरी जूते घिस घिस के मर गई, लेकिन कांग्रेस उसके साथ खड़ी नहीं हुई। बिल्किस बानो का गैंग रेप होता है गुजरात में, कांग्रेस का कोई आदमी उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। और आप दूर मत जाइए, आप ये देखिए कन्हैया कुमार जो चाइनीज एजेंट था, लाल सलाम वाला था, इसको बिहार में लालू ने लात मार के बाहर कर दिया, ना हम इसको टिकट नहीं दे रहे। तो राहुल गांधी ने कहा फिक्र मत करो, हमारे पास सबसे हिंदुस्तान के सबसे बेवकूफ़ कौम मुल्ले हैं, हम तुम्हें वहाँ जमुना पार से टिकट देंगे, वहाँ मुसलमान तुम्हें ज़रूर जिताएंगे। आप बताइए, उमर खालिद को जेल किसने पहुँचाया? हर मुसलमान जाके स्टडी करे। उमर खालिद को जेल पहुँचाने वाला, उमर खालिद को 1 घंटे की बेल नहीं, उसका जिम्मेदार कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार की वजह से उमर खालिद आज जेल में, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, 1 घंटे की बेल नहीं हुई उसकी। तो क्यों? सिर्फ मुसलमान सिर्फ झंडे ढोने के लिए, इनको उठाने के लिए। मुसलमान की अपनी अकल नहीं, वो इस्तेमाल नहीं करेगा। अच्छा, आपका मैनिफेस्टो क्या है? अगर भैया आपकी जनता, यहाँ की चांदनी चौक की जनता आपको चुनती है तो बीजेपी के अपने अलग वादे हैं, सबका साथ सबका विकास के बाद की वादा करती है, और आम आदमी पार्टी अपने अलग वादा करती है। तो आपकी पार्टी क्या ऐसा करेगी? देखिए, ना तो हम धर्म पे पॉलिटिक्स करेंगे, ना मैंने आज तक धर्म पे पॉलिटिक्स करी। मेरा एजेंडा यहाँ पर बिल्कुल साफ है। यहाँ पर घरों में जिस तरह औरतों पे जुल्म होता है, जिस तरह यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो पढ़ने जाना चाहती हैं लेकिन पढ़ नहीं पाती, क्योंकि पूरे चांदनी चौक में मोस्ट डेवलप इलाका माना जाता है। जब ये देखते हैं चांदनी चौक की सीट हिंदुस्तान में सबसे वायरल है, लेकिन मुसलमानों का यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं। कोई भी यहाँ पर सरकारी डिस्पेंसरी नहीं, कोई भी सरकारी पॉलिटेक्निक नहीं, और जो स्कूल ईदगाह वाला स्कूल है सरकारी स्कूल, वो टेंट हाउस में चल रहा है। केजरीवाल कहता है हमारा मॉडल तो दुनिया देख रही है, हमने एजुकेशन मॉडल दुरुस्त करा। अबे तूने एक स्कूल को तो तूने टेंट से बिल्डिंग में ट्रांसफर नहीं करा। आप जानते हैं है टेंट वाला स्कूल, ईदगाह का स्कूल, ना तो कांग्रेस कर पाई ना ये कर पाई। दिल्ली में तो विकास नहीं, मतलब दिल्ली के विकास की बात नहीं हो रही, विकास में मुसलमान भी आता है, अब्दुल्ला भी आता है। अगर विकास आता है तो, अगर आपका मतलब विकास का मतलब विकास भाई हैं तो फिर अब्दुल्ला भाई भी आएंगे, और चांदनी चौक में अब्दुल्ला भाइयों की तादाद 40% है, तो 40% अब्दुल्ला भाई भी इस विकास में आएंगे। नहीं, तो उन्होंने कोई ऐसा भेदभाव तो नहीं किया है कि भाई किसी को ना दिया हो, या किसी भी कोई भी जो भी सरकार की योजनाएं होती है उसमें तो सारे लोग। देखिए मैंने कहा ना कि शायद आप भी गोदी मीडिया वाले हैं। खुली आंख रखिए, कांग्रेस 75 साल के रिकॉर्ड में पहली बार संसद में सबसे कम मुसलमान जाएंगे, कांग्रेस की मेहरबानी की वजह से। गठबंधन की बात करते हो, तुम्हारे 100 सांसद बीजेपी में चले गए, पहले उनके घर वापसी करा लो, बाद में क्या नाम गठबंधन करेंगे। तुम्हारा लवली कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है। आप देखिए कि किस तरह गौरव वल्लभ, इनका कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता, बीजेपी में चला गया। तुम तो एक बाग के 2 दरवाजे, एक दरवाजे का नाम बीजेपी, एक का कांग्रेस। या तो आप
बीजेपी में इस दरवाजे से दाखिल हो जाइए या इस दरवाजे से दाखिल हो जाइए। यानी मुसलमान बेवकूफ़ है। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, ये एक ही महल्ले का नाम है और इनके 3 दरवाजे हैं। अच्छा ये बताइए, अगर चांदनी चौक की जनता आपको चुनती है तो पहले 100 दिन में आपका क्या काम रहेगा, क्या ऐसा आप काम करेंगे? देखिए 100 दिन का 150 दिन का तो मैं वादा नहीं करती, मुझे ये भी नहीं मालूम कि 100 दिन तक मुझे लोग छोड़ेंगे, क्योंकि अभी भी मुझे धमकियाँ मिल रही हैं। अग्रवाल की तरफ से मुझे धमकियाँ मिल रही हैं कि मुसलमान वोट हमारा है, अहमद रिजवी तुमने जितना पैसा खर्च करा हमसे ले लो, बैठ जाओ। एक बंदे से बोला कि 20 लाख ले लो, मैं कहती हूँ मुझसे 30 लाख ले लो, तू बैठ जा, मैं दे रही हूँ तुझे 30 लाख तक, तू बैठ जा ना, मुसलमानों की सीटें छोड़। ये तो लोकतंत्र है, इसमें सबको आजादी। नहीं, तो फिर लोकतंत्र में अहमद रिजवी को आजादी क्यों? भाई जब यहाँ मुसलमान रहते 40%, तो इस सीट पे मुसलमान सांसद क्यों नहीं? हम आवाज हम उठाएं, सड़क पे हम लड़ें, एनआरसी की लड़ाई हम लड़ें, किसानों की लड़ाई हम लड़ें, जवानों की लड़ाई हम लड़ें, महिलाओं की लड़ाई हम लड़ें, और मलाई खाने जाएंगे कांग्रेस के बुड्ढे एक्सपायर बुड्ढे जाएंगे। तो इतने बेवकूफ अग्रवाल की हम मिठाई खा सकते हैं? अग्रवाल का वोट यहाँ पर नहीं है तो अग्रवाल यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ऊपर अल्लाह है, नीचे अहमद रिजवी और भाइयों की सपोर्ट है। ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास तो ये थी मेरे साथ अहमद रिजवी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार वो चुनाव में उतरी हैं और अपनी कौम के लिए अपने हुकूकों की लड़ाई वो संसद पहुंचकर करना चाहती हैं। आगामी 25 मई को यहाँ पर चुनाव है और 4 जून को रिजल्ट आएगा। देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि चांदनी चौक का चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा। नमस्कार।